जी, लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इस हिस्से में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 है हमारा, ये 6, चैप्टर 6, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। प्लानिंग एक्टिविटी स्टडी करेंगे। प्लानिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं देखें। प्रीवियस अभी जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना सीखी क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया, ऐसा ही है। अब एग्रीमेंट साइन हो गया, अब क्या करना चाहिए? अब भाई काम शुरू करना चाहिए। काम शुरू करना है, क्या फौरन ही हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देने चाहिए कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए? वो यही सिखा रहा है आपको कि प्लानिंग में क्या क्या काम करना है। ठीक है, प्लानिंग में क्या क्या काम करना है, ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम यही सीखेंगे। कहता है प्लानिंग का मतलब होता है काम एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना, क्या करेंगे, किस एरिया में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, बेसिकली प्लानिंग में ये कौन क्या टीम लेके जानी है, टीम में कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, काम शुरू कब करना है, कब से कब तक खत्म करेंगे, दरमियान में क्या किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इंटरनल ऑडिटर की, आईटी एक्सपर्ट वगैरह की अगर पड़ेगी तो उनके वर्क को कैसे, उनको अपने साथ कैसे इंगेज करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है। इस तरह के और बहुत से मैटर्स जो है वो प्लानिंग स्टेज पे हम डिसाइड करते हैं। तो पहले वो आपको बता रहा है प्लानिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है। प्लानिंग एक्टिविटीज का मतलब है दो काम करना। दो काम, प्लानिंग में कितने काम करते हैं हम? दो काम, दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं और दूसरा ऑडिट प्लान। प्लानिंग स्टेज पे हम दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और दूसरा ऑडिट प्लान। अब ये स्ट्रेटजी और प्लान में क्या फर्क है ये सुन लें। इस चीज से तो आप एग्री करते हैं ना कि एक्चुअल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें थोड़ा कोई सोच विचार करनी चाहिए, यानी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। ओके। अब प्लानिंग मैटर्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो प्लानिंग मैटर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल एरिया से रिलेटेड होते हैं, कि हम ये प्लान करते हैं कि हमने इंडिविजुअल एरियाज में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सेल्स को वेरीफाई करना है, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये डिसाइड करना कि इंडिविजुअल एरियाज पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, प्लान कर रहे हैं हम। एक ये मैटर, एक वो मैटर्स होते हैं जो इंडिविजुअल एरिया से नहीं बल्कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, सारे ऑडिट से रिलेट कर रहे होते हैं, लगभग ओवरऑल लेवल के मैटर्स होते हैं। जैसे हमने ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, ये एक डेट, बज़ाहिर एक सिंगल डेट है, एक डेट, लेकिन क्या ये एक डेट हमारे हर एरिया के प्रोसीजर को अफेक्ट करेगी? तो क्योंकि हमारे हर एरिया में जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसका इस डेट से पहले कंप्लीट होना जरूरी है, जो हम क्लाइंट के साथ डेडलाइन एग्री कर चुके हैं। तो ये जो डेडलाइन है ये बेसिकली हमारा एरिया स्पेसिफिक बात नहीं है, ओवरऑल। इसी तरह हमारा मटीरियलिटी लेवल जो है, जो ओवरऑल मटीरियलिटी, ये क्या होगा? ये भी पूरी ऑडिट में सिर्फ एक ही होता है और ये सारे प्रोसीजर पूरे ऑडिट को अफेक्ट करता है। टीम की कंपोजिशंस वगैरह, फ्रेमवर्क कौन सा है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ है, जो कुछ चीजें इसका मतलब ऐसी हुई प्लानिंग स्टेज में जो हम कंसीडर करते हैं वो एरिया स्पेसिफिक होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्लानिंग में जो ओवरऑल सारे ऑडिट को अफेक्ट कर रही होती हैं। जो ओवरऑल सारे ऑडिट को अफेक्ट कर रही होती हैं वो मैटर हम लिखते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी में, और जो इंडिविजुअल एरिया से रिलेटेड चीजें होती हैं वो प्लानिंग मैटर्स हम डिस्कस करते हैं, लिखते हैं ऑडिट प्लान में। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में क्या फर्क है? एक तो स्टैंडर्ड ने हमें बताया ना क्या फर्क है। ऑडिट स्ट्रेटजी है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्लान है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन वो थोड़ी सी टेक्निकल बात है, थोड़ा बात को सिंपल रखते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में क्या फर्क है? पहली चीज, ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट एक डॉक्यूमेंट होगी। ऑडिट प्लान जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज उतने ही ऑडिट प्लान होंगे, हर एरिया का अलग से ऑडिट प्लान होता है। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी पहले डिसाइड होती है, उसके बाद ऑडिट प्लान प्रिपेयर किया जाता है उस स्ट्रेटजी की रोशनी में। ठीक है जी, तो ये है स्ट्रेटजी और प्लान।
ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन से मैटर होते हैं? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन से मैटर्स लिखे जाते हैं? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्लान में कौन से मैटर्स लिखे जाते हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन ईच एरिया। ठीक है, ये फर्क है। तो ये थोड़ा सा हमें फर्क समझ आया कि प्लानिंग मैटर्स में हमने 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, दोनों में डिफरेंट नेचर के मैटर डिस्कस किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। एक है ऑडिट स्ट्रेटजी, एक है ऑडिट प्लान। और जो बाकी का हमने अब कंसेप्ट स्टडी करना है, उसमें एक तो हम जनरल डिस्कशन करेंगे, कुछ प्लानिंग की अहमियत क्या है, फायदे क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, वगैरह वगैरह। ये छोटी मोटी बातें, 5 मिनट के काम है बस। लेकिन जो असल चीज इसके बाद हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है वो ये कि ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड किए जाते हैं, ऑडिट प्लान में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो आइए पहले कुछ तरह जनरल डिस्कशन कर लेते हैं हम कि प्लानिंग क्या है, क्या फायदे होते हैं इसके, वगैरह वगैरह। प्लानिंग का मतलब तो हमें समझ आ गया कि हमने डिटेल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले डिसाइड करना है हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। करना बाद में, फैसला पहले कर ले। और प्लानिंग में 2 डॉक्यूमेंट्स कौन सी प्रिपेयर होती है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान। क्लियर? ऑडिट स्ट्रेटजी में बेसिकली हम बता रहे होते हैं ओवरऑल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिट स्ट्रेटजी में, मैं आपसे ये कहता हूं, अब ये एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं आपसे ये कहता हूं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हम रट्टे के ऊपर फोकस कम करेंगे, केस स्टडीज की प्रैक्टिस के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी की वेटेज ज्यादा है। ये बताइए, ये स्ट्रेटजी है हमारा या प्लान? स्ट्रेटजी। शाबाश। और अगर मैं आपसे ये कहूं आज आपने इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 करने हैं, ये प्लान। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 पेपर को सामने रखते हुए हम अपने सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है वो हम फोकस कर रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चंस के ऊपर, रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर, ये 4 एरियाज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक है। तो ये है ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में कुछ डिफरेंस। अब कह रहे हैं अच्छा ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटीज है ना, अब जाहिर है कोई ना कोई तो फर्म के अंदर लोग होंगे जो स्ट्रेटजी और प्लान बनाते होंगे। आपके ख्याल में कौन लोग होते हैं? जूनियर लोग होते होंगे या सीनियर? सीनियर। यही वो कह रहा है। कौन इन्वॉल्व है? एंगेजमेंट पार्टनर तो लाजमी इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा की टीम मेंबर्स, ठीक है, यानी सीनियर टीम मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। एक मीटिंग होती है, उसमें इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, पार्टनर कुछ चीजें शेयर करते हैं, कुछ सीनियर टीम मेंबर शेयर करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान बन जाते हैं। फिर ये ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान टीम मेंबर के साथ शेयर कर दिए जाते हैं, जो भाई इसके मुताबिक काम शुरू करो। प्लानिंग क्यों अहम है? अगर मैं आपसे पूछूं प्लानिंग के फायदे क्या है, ये जनरल बातें हैं, आपके सर में जो भी फायदा आ जाए फिट हो जाएगा इधर। क्या फायदे हैं प्लानिंग के? कह रहे हैं टाइम से एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट होता है। आपको पहले से पता चल जाता है किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अर्ली रिस्क प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन हाई रिस्क एरियाज। प्रॉपर टीम सिलेक्शन, काम के लिहाज से काम डिसाइड कर लेते हैं कैसा करना है, कौन से वाला एरिया रिस्की है, उसके लिए सीनियर पर्सन हमने टीम में इंक्लूड करना है। एडुकेट डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू का फर्क पता है? डायरेक्शन का मतलब क्या, काम करने से पहले बताना कैसे काम करना है। सुपरविजन का मतलब क्या है, काम हो रहा है साथ साथ चेक करना सही हो रहा है कि नहीं। रिव्यू का मतलब क्या, काम मुकम्मल होने के बाद देखना काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। प्लानिंग का फायदा ये होता है पहले से बता दिया जाता है, जी पहले इस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी, यहाँ पे हमने आपको गाइड करना है इस मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में हमने जो आपने काम किया होगा हर हफ्ते रिव्यू करेंगे, इस लास्ट रिव्यू आपका इस डेट पे होगा। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में आसानी होती है, पहले से प्लान कर दिया जाता है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑडिटर, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी दूसरे लोग होते हैं उनके साथ पहले से डेडलाइंस एग्री हो जाती है कि भैया हमारी ऑडिट रिपोर्ट ये है। एक्सपर्ट को कहते हैं भैया तुमने अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट से कोई 5-7 दिन पहले के बाद में पहले ही प्रोवाइड करना। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। जनरल से बेनिफिट है कोई भी हवाई तीर तुक्का चला लें फिट बैठेगा, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
सिलेबस में होता लिखना पड़ता है, किस्मत अच्छी हो तो पूछ भी सकता है। बेनिफिट्स क्लियर, कोई टेक्निकल पॉइंट तो नहीं था इसमें। आगे चलते। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग। आई कैप अगर रिव्यू करना चाहता है, आपसे पूछता है हाँ भाई साबित करो कि तुमने प्लानिंग की है। कैसे साबित करेंगे आपने प्लानिंग की है? हम कहेंगे ये रही ऑडिट स्ट्रेटजी, ये लो पढ़ो, ये रही ऑडिट प्लान, सारे पढ़ो। प्लान किया है तो ये ऑडिट प्लान बने है ना, प्लानिंग की है तो ऑडिट स्ट्रेटजी बनी है। तो क्या इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि सारा कुछ ज़बानी कलामी होना चाहिए? और सारी प्लानिंग ज़बानी कलामी ना हो जाए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। यही कह रहा है। किसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सिर्फ स्ट्रेटजी को ना, ऑडिट प्लान। ओके। अच्छा, अब ज़हन में रखिएगा ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट विच गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। स्ट्रेटजी क्या है? स्कोप, टाइमिंग, तीन अल्फाज डायरेक्शन, स्कोप, टाइमिंग। ऑडिट प्लान क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। स्ट्रेटजी क्या है? जैसे स्ट्रेटजी जहन में है, क्या अल्फाज जहन में आए? टाइमिंग, डायरेक्शन। ऑडिट प्लान जहन में आए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब जरा देखते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें शामिल, सॉरी ये ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हो जाए कि ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। हमने कहा बहुत शौक है हमें ऑडिट स्ट्रेटजी देखने का, पढ़ने का। जरा बताओ क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती है, उसे का सुन लो। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? ये ऑडिट स्ट्रेटजी है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और ये गाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। यानी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए प्लान डिसाइड किया जाता है। मटीरियलिटी क्या है, कौन से एरिया रिस्की है, भाई जाहिर है स्ट्रेटजी में बताया जाएगा ये एरिया रिस्की है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ऑडिट प्लान में फिर क्या कहा जाएगा? इन एरियाज में सैंपल साइज ज्यादा रखो। सबसे पहले एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। इसका पूरा नाम है एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। इसको हम कहते हैं ये स्कोप है। यानी इसमें स्कोप का मतलब क्या होता है? आपने अपने ऑडिट में किन किन चीजों को वेरीफाई करना है, फोकस किन पे होगा। कह रहा है डिपेंड करता है एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसे सबसे पहले आपने देखना है आपका फ्रेमवर्क क्या है। आपके फ्रेमवर्क से पता चलता है कि आपने कितनी चीजों को वेरीफाई करना है। फ्रेमवर्क IFRS है तो 500 चीजों को वेरीफाई करना होगा। एक फ्रेमवर्क कैश बेसिस काउंटिंग भी होती है, उसमें हो सकता है आपको सिर्फ एक दो चीजों को वेरीफाई करना पड़े। उसमें तो बैलेंस शीट मुश्किल ही होगी, सिर्फ आपका कैश बुक होगी और फिर कुछ थोड़ा सा शायद नोट्स तो अकाउंट्स होंगे। तो इंगेज स्कोप में क्या मतलब? फ्रेमवर्क कौन सा है आपका, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है। बात इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट भी होती है। बैंक ऑडिट करने के लिए जाएंगे, सिर्फ IFRS को फॉलो नहीं करना, IAS को फॉलो नहीं, IFRS को फॉलो नहीं करना, आपने बैंकिंग कंपनी ऑडिट को भी फॉलो करना है, वो भी हमारे स्कोप में शामिल है। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रेगुलेशन भी हो सकता है इम्पैक्ट आए उनका। कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, कंपनी रिक्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा। तो स्कोप, अब देखें नेचर ऑफ एंटिटी के लिहाज से हमारा स्कोप ऊपर नीचे हो रहा है ना, यही कह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट यानी एंगेजमेंट की नौयत बताएगी कि आपने किन किन चीजों को वेरीफाई करना है। बिजनेस कंपोनेंट्स, कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं, यहां पे डिसाइड करेंगे। क्या ब्रांचेस वाला क्लाइंट है हमारा कि सिंगल ऑफिस क्लाइंट है? ब्रांचेस वाला है, जैसे बैंक्स है, तो हमें कितनी ब्रांचेस को वेरीफाई करना है? क्या हम सारी ब्रांचेस को वेरीफाई करते हैं? तो मुश्किल हो जाता है। तो किन को कवर करना है, किन स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर्ड है कि नहीं किसी एक्सपर्ट का। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना है कि इंटरनल यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर को भी से भी हम इंटरनल ऑडिटर पता ना कौन होते हैं? हाँ, वो भी ऑडिटर है, हम भी ऑडिटर है। फर्क सिर्फ क्या है, वो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, हम एम्प्लॉइज नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। तो क्या कभी कभी कोई ऐसा काम हो सकता है जो हमने करना हो, इंटरनल ऑडिट वाले ने भी किया हो, उसको यूज कर सकते। आईटी, क्या आईटी को यूज करना है, आईटी टीम को यूज करना है, किसी एक्सपर्ट को यूज करना है, इंटरनल ऑडिट वालों को यूज करना है, क्लाइंट का डाटा स्टाफ कब अवेलेबल होगा, क्या पिछले साल का एविडेंस यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्कोप में आएंगी। यानी जो हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करनी है और कौन सी नहीं करनी है।
ठीक है। और क्या स्कोप में सिर्फ सारा काम जो भी चीजें वेरीफाई करनी है, क्या सारी हमने वेरीफाई करनी है कि साथ में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं? अगर किसी की हेल्प ले सकते हैं तो एंगेजमेंट लेटर में आपको याद है लिखा था, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में भी लिखना चाहिए कि नहीं? ऑडिट स्ट्रेटजी में ये लिखेंगे कि अब हमने इसके साथ आगे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करनी है। स्ट्रेटजी में तीन चीजें कौन सी? स्कोप, टाइमिंग। स्कोप का मतलब क्या है? बेसिक कंसेप्ट क्या है स्कोप का? फोकस। हाँ, कौन सी एरिया वेरीफाई करनी है, कौन सी नहीं कर, और किसके जरिए से करवानी है? हमने खुद करनी है या साथ में किसी की हेल्प लेनी? एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है कि किसी को बताना क्या काम करना है, कि कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए। किधर लिखा है एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन? शाबाश। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, खुदा का खौफ कर, ये पढ़ा नहीं जा रही है, बनेगा ऑडिट है। मैं भी हूँ, कोई आगे पीछे लग रहा है, जुमला ज़हन में आ जाता है कि कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जुम्मा पढ़ा, जुम्मे का क्या ताल्लुक है इसकी इस बोंगी से? ये भी सोया हुआ लगता है। चलिए, तो क्या एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा हमने? करेक्ट को हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में 3 4 5 चीजें है, स्कोप है, टाइमिंग है, डायरेक्शन है। स्कोप का मतलब क्या? किन किन चीजों को वेरीफाई करना है, कौन सी कवर करनी है। टाइमिंग का मतलब क्या? कब, हाँ, कब ऑडिट कंप्लीट करना है और कब कब किसके साथ मुलाकात करनी है। हाँ भाई हमने अगर ये स्ट्रेटजी में, अगर स्कोप में हमने ये फैसला किया कि एक्सपर्ट को एंगेज करना है, तो टाइमिंग ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा एक्सपर्ट को क्या डेडलाइन देनी है। क्लाइंट को के साथ क्या डेडलाइन एग्री की होगी, वो कहाँ आएगी? ऑडिट स्ट्रेटजी में। ऑडिट स्ट्रेटजी में किस वाले सेक्शन में? स्कोप में, टाइमिंग में। शाबाश। क्या एक्सपर्ट क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा या एक एक्सपर्ट क्लाइंट प्रोवाइड करेगा? पसंद आया तो वो रख लेना, अगर ना पसंद आया तो फिर अपना पॉइंट कर लेना। दोनों ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दिए आपको। पहले हम क्या कोशिश करते हैं? क्लाइंट का ही पसंद आ जाए तो वो बेहतर है। ठीक, वो इंडिपेंडेंट। तो आपका क्या ख्याल है? उसको देखते ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे? उसकी शक्ल देख के थोड़ी एक्सेप्ट करना है उसको। क्या करना है? हाँ 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 जी, उसमें कुछ सिफात देखनी है, हैं? और उन सिफात में क्या क्या चीज शामिल है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। क्या चीजें? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इसमें जो लफ्ज ऑब्जेक्टिविटी है ना, ये बताता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक्सपर्ट की क्या चीज देख के हमने उसको एक्सेप्ट करना है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। वापस आ जाए, टाइमिंग के ऊपर हम थे भाई, फैक्टर्स। ठीक है, ये टाइमिंग क्या है? रिपोर्टिंग, इसको नाम दिया उसने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग सबसे अहम चीज क्या है इसमें? डेडलाइन। किस दिन ऑडिट रिपोर्ट देनी है? 2.5-3 महीने के बाद की डेट देनी है। कभी कभी क्लाइंट महीने के बाद भी कहता है भैया टाइट डेडलाइन है, हमारी कुछ मजबूरियां, हमें महीने में रिपोर्ट चाहिए। फिर उस वक्त हम देखते हैं क्या आई चलाई करते हैं। मीटिंग विद मैनेजमेंट, 2 चाबी गवर्नेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ 2 चाबी गवर्नेंस। कब कब मीटिंग करनी है? ठीक है, और जो अदर्स होंगे हमारे एक्सपर्ट, कंपोनेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट वगैरह, उनके साथ कब मीटिंग करनी है, क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी से रिपोर्ट लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीजें। ठीक है, अदर्स रिपोर्ट, इसको ऑडिटर की बजाय लिख लें के डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और उनकी कम्युनिकेशन। जैसे मैनेजमेंट लेटर, कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन। ये यानी ऑडिटर इसमें क्या कर रहा है? ऑडिटर ने जिस जिसके साथ जो जो मुलाकात करनी है ना, और जब जब करनी है, क्या किस किस से मुलाकात करनी है, कब कब करनी है, और फाइनल रिपोर्ट कब देगा, ये सारा इस जगह पे लिखा जाए। हमारा कोई मसला नहीं होता, हम जो जूनियर्स होते हैं ना, हमारा कोई मसला नहीं होता। हम जब फारग होते हैं, जब जिसके साथ दिल किया बैठ गए, जब किसी ने उसने कहा आज निकल। पार्टनर का वक्त कीमती होता है, पार्टनर और डायरेक्टर लेवल के लोगों का, तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं सर इस दिन इस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी। ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे लिखना होता है, पता चल जाए। तो टाइमिंग में समझ आ गई ये बात, याद रखें।
स्ट्रेटजी में भी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन है, टाइमिंग, और प्लानिंग में भी नेचर, टाइमिंग एंड, उसमें टाइमिंग का मतलब कुछ और है। यहाँ पे टाइमिंग का मतलब क्या है, रिपोर्ट कब देनी है, उसको सामने रखते हुए मैनेजमेंट से 2-4 वीक गवर्नेंस के साथ मीटिंग कब कब करनी है और दूसरे लोगों के साथ, और अगर कोई कम्युनिकेशन, कुछ उन्होंने हमें रिपोर्ट देनी है, कुछ हमने उनको रिपोर्ट देनी है, वो डन हो गया, ताकि ऑडिट वक्त मुकर्रा वक्त के ऊपर सरंजाम पाए। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्या हो गया, स्कोप, टाइम, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब है आपने अपनी एफर्ट्स को फोकस किन एरियाज पे करना है। असल में दो, उसने लिखे 4-5 है, असल में 2 ही चीजें होती हैं, बल्कि उससे भी अगर आप थोड़ा उसको भी थोड़ा फिल्टर करें तो एक ही चीज है, वो क्या है, रिस्क, रिस्क, और दूसरी मटेरियलिटी। दूसरे नंबर मटेरियल, रिस्क ज्यादा, जिन एरिया में रिस्क ज्यादा होगा वहां पे हमारा फोकस भी ज्यादा होगा, और दूसरा जो ज्यादा मटेरियल होंगे उन पे फोकस ज्यादा होगा। ठीक है, उन पे भी फोकस ज्यादा होगा। रिस्क और मटेरियल, बाज़ औक़ात जो मटेरियल होते हैं वो रिस्की भी होते हैं, लेकिन बात का फर्क भी होता है। एक एरिया आपको बताता हूँ, प्रोबेबली सबसे बड़ा होगा एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें रिस्क ना होने के बराबर है, वो क्या है, शेयर कैपिटल। मिलियंस का एरिया है, मिलियंस का, चेंज ही कोई नहीं होता, सिर्फ हमने लास्ट ईयर के साथ मैच करना था, टिक करते हैं, हो गया। और एक एरिया जो बाहिर छोटा सा है, लीगल एक्सपेंसेस, वकील को जो पैसे दिए, अब एक एक जो किस्त वकील को देते हैं उसके पीछे एक एक केस छुपा होता है। असल अहमियत उस पैसों की नहीं है जो वकील को फीस के दी है, असल अहमियत उस केस की है। तो छोटी चीज के पीछे बात बड़ी चीजें छुपी होती हैं, इसीलिए हम इमटेरियल चीजों को भी इग्नोर दें, फोकस करते हैं मटेरियल के ऊपर करते हैं फोकस, लेकिन इमटेरियल को भी इग्नोर नहीं करते। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपकी एफर्ट्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोकस किस चीज के ऊपर होगा भाई, रिस्क के ऊपर, मटेरियलिटी के ऊपर, और उन चीजों के ऊपर जिनमें कंट्रोल्स वीक हैं। फोकस उन पे करना है कि जिनमें कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, उन पे, जिन पे ड्यूरिंग द ईयर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, चेंजेस आई हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, लीगल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, कोई भी चेंज आया, जिनमें चेंज, ठीक है। और ऐसे एरियाज जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट से रिक्वायर्ड है, जजमेंट से रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो जिन एरिया में जजमेंट से रिक्वायर्ड होती है ना, अंदाजे लगाने होते हैं जिन एरियाज में, वहां पे 2 नंबरी का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैं भाईजान से पूछूं, भाईजान आपके कितने बाजू हैं, 2, ये मिस स्टेटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई जजमेंट नहीं है? अगर पूछूं भाई आपके बाल कितने हैं, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, अंदाजा लगाएगा ना, इसमें मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है, समझे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, ऐसे वेरीफाई करना, जैसे बाजू गिनना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती उनमें, आराम से वेरीफाई हो जाते हैं, बस सब्जेक्टिविटी नहीं होती, सॉरी सब्जेक्टिविटी नहीं होती, एस्टिमेट्स नहीं होते, जजमेंट। लेकिन कुछ एरियाज में एस्टिमेट्स, जजमेंट्स होते हैं, क्लाइंट उनमें 2 नंबरी करता है, उसको पता है रिपेयर एक्सपेंस की फिगर मैंने 1000 रुपया बिल पे किया, 100 लिखूंगा, पकड़ा जाऊंगा, ऑडिटर इनवॉइस चेक करेगा, उधर 1000 लिखा होगा, रिकॉर्ड 100 हुआ, वो फौरन गन पॉइंट पे ले लेगा मुझे ऑडिटर, तो भाई ये क्या किया है। लेकिन अगर वो कहेगा अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट पिछले साल 10% थी, इस साल 2% कर दो, ऑडिटर गलत साबित कर ही नहीं सकता। कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर, साबित नहीं कर सकता, उसको अंदाजा है कि कोई गड़बड़ है, साबित क्यों कहेगा भाई, साबित करने के लिए तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअल बैड डेट कितने हैं, वो तो अगले साल पता चलेंगे। तो याद रखिए, मैनेजमेंट ने जब फ्रॉड करना है किन एरियाज के ऊपर करते हैं, जिनमें जजमेंट, तो हमने भी फिर फोकस किन एरियाज पे करना है। डायरेक्शन क्या होगी हमारी फोकस, डायरेक्ट एफर्ट्स किधर डायरेक्ट करनी है, जजमेंट वाले एरिया। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। डायरेक्शन में सबसे अहम चीज कंसेप्चुअली क्या, रिस्क और मटेरियलिटी, बस। बाकी याद करने के लिए 2-3 और भी, कंट्रोल्स देख ले, लेटेस्ट डेवलपमेंट देख ली। वैसे जिन एरिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है वो हमारे लिए फेवरेट, मतलब अहम होते हैं, जैसे ICAP ने न्यू एजुकेशन स्कीम में इस सब्जेक्ट में जो नए टॉपिक ऐड किए हैं वो हमारे लिए खुसूसी अहम है। बताइए हमें अपनी एफर्ट्स उनके ऊपर डायरेक्ट करनी चाहिए कि नहीं।
स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, और क्या है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितने आदमी चाहिए, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितने लोग। रिसोर्सेज में वैसे लैपटॉप भी आ सकता है, बजट भी आ सकता है, पैसे, लेकिन आपको पता है हम सर्विस सेक्टर है, हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या होती है, मैन पावर। मैन पावर, बड़ी लड़ाइयाँ मैनेजर की एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब प्रोफेशनल लड़ाइयाँ होती हैं, दो बदू नहीं होते, प्रोफेशनल बिहेवियर का सवाल है कि भाई ये बंदा मेरी टीम में होना चाहिए, बंदा मेरी टीम, अच्छा बंदा हर मैनेजर कहता है भाई हमारी टीम में आ जाए, क्लाइंट चाहे सादा सा हो, फारग सा हो, क्योंकि पता अच्छा बंदा ना काम करेगा, मैनेजर स्कूल में रहेगा। बंदा अच्छा चाहिए, अच्छे से मुराद ये होता है जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट अच्छी हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो, इंडिपेंडेंस हो। हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं वो बंदे भी चाहिए होते हैं मैनेजर। क्लाइंट के साथ हेलो है, प्रेजेंटेबल हो, ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, अच्छा कम्युनिकेशन अच्छी स्किल हो ना, क्लाइंट के साथ मीटिंग शीटिंग करवानी, वहां से बंदे को भेज देते हैं। हाँ जी, हमारे जैसे को कहते हैं चलो भाई लेट सीटिंग कर, ठीक है भाई, यही होता था। चले तो क्या रिसोर्सेज से क्या मुराद है, आपके फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज भी, बजट। सर सियालकोट जाना है, 2 हफ्ते का स्टे है, 4 लोगों की टीम है, सर कम से कम 2.5 लाख चाहिए उधर बजट, वो लगाता है फिर मैनेजर, फिर 70,000 रुपये बाद फाइनल होती है, ये बजट। ठीक है सर, क्लाइंट जो है ना वो आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, हमें भी सर लैपटॉप चाहिए, क्योंकि हमने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करनी है। क्या करनी है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करने हैं। सर हमें भी रिसोर्सेज में दे, कहता है जा भाई क्लाइंट से मांग ली डेस्कटॉप, तुम लोगों ने क्या काम करना है, जाओ उधर। इस तरीके पर बार्गेनिंग होती है ना, रिसोर्स हासिल करना आसान है, लेकिन क्या क्या रिसोर्सेज होंगे ये सारा पहले से। आपका क्या ख्याल है, पार्टनर ने हिसाब किताब नहीं लगाया होता, इस क्लाइंट की बिलिंग नॉर्मली तकरीबन इतनी होगी तो इस पर टोटल खर्चा कितना करना है, पूरा बजट बनता है, उस बजट के लिहाज से रिसोर्सेज डिसाइड होते हैं, वो लिखे जाएंगे इधर रिसोर्सेज में। ठीक है, रिव्यू वगैरह कब करना है वगैरह वगैरह। रिसोर्सेज चाहिए कब, इंटरम ऑडिट में चाहिए या के फाइनल। ये इंटरम ऑडिट अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूं प्लान में। रिसोर्सेज कब चाहिए, कितने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल के अलावा टेंजिबल जैसे लैपटॉप वगैरह, इसके अलावा मैन पावर, ये सारी चीजें कवर होती हैं। डन। और फिर लास्ट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कहते हैं एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो। देखिए जब आप एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आप ऑडिटर नहीं होते, उस वक्त आप टू बी ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर नहीं होते एक्सेप्टेंस स्टेज पे। तो एक्सेप्टेंस स्टेज पे सवाल पता है क्या है, सवाल बड़ा कंसेप्चुअल है, ये मजे का सवाल है छोटा सा कंसेप्चुअल। एक्सेप्टेंस स्टेज पे आपको अगर क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले और आप बाद में उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें, तो उस एक्सेप्टेंस स्टेज की इंफॉर्मेशन को अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, यूज कर सकते हैं कि नहीं। एक्सेप्टेंस स्टेज पे पता चला क्लाइंट की बहुत सी रिलेटेड पार्टीज है, एक्सेप्टेंस स्टेज पे पता चला भाई 6 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर का कोई फाइनेंशियल स्कैंडल सामने आ गया था। अब चूंकि बाकी 5 डायरेक्टर ओके थे, एक डायरेक्टर का ही मसला था, तो हमने क्या ओवरऑल इंटेग्रिटी ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो हमने ये इंफॉर्मेशन आपको स्टार्ट में मिली, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, क्या आप स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है? बिल्कुल करना है। हमने कहा ये पार्टनर इसका पता इसको हमने इंटरफेयर नहीं करने देना अपने ऑडिट में, ये जो डायरेक्टर। तो ये 5 चीजें हैं ऑडिट स्ट्रेटजी में। कितनी चीजें लिखते हैं? मेन 3 है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। इसके अलावा कौन सा है? रिसोर्सेज, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। डन। फिर इसके बाद क्या आ गया? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान सिर्फ भाई 3 चीजें लिखनी, क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वैसे तो ये सिंगल फ्रेज यूज होता है, लेकिन अलग अलग बता देता हूँ। नेचर का मतलब है टाइप ऑफ प्रोसीजर, क्या? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। 7 तरह के प्रोसीजर है, कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नेचर का मतलब ये है, समझना जरूरी नहीं है वरना मैं तसल्ली के साथ समझाता, सिर्फ मैं चाहता हूँ आप एक दफा लफ्ज आपके ज़हन में बैठ जाएं और आप भूल जाएं उन अल्फाज को। ठीक है, नेचर का मतलब क्या है कि 7 में से कौन सा प्रोसीजर, यानी 7 प्रोसीजर कौन से होते हैं? पढ़े हुए 7 प्रोसीजर हमने, पढ़े हुए थे।
तो फिर तो तसल्ली से है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मर, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल का। इनमें से कौन सा प्रोसीजर, सातों की ऑप्शन है, कौन से वाला प्रोसीजर भैया डिसाइड कर लो। यह है नेचर ऑफ प्रोसीजर। जबानी कलामी बात हो जाएगी कि लिखत पढ़त में करनी है। कुछ प्रोसीजर जबानी कलामी होते हैं, कुछ लिखत पढ़त में, डिपेंड करता है। जबानी कलामी है तो इंक्वायरी, लिखत पढ़त करनी है तो इंस्पेक्शन। और इस नेचर, टाइमिंग का मतलब क्या है? टाइमिंग का मतलब यहाँ वहां पे ये था कि आपकी रिपोर्ट कब जाएगी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कौन से प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करने हैं और कौन से प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करने हैं। अगर आप ईयर एंड से पहले प्रोसीजर, अजीब बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी नहीं, ऑडिट शुरू हो गया। इंटायर ईयर एंड से पहले अगर आप ऑडिट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनती है? बाद। तो क्या ये पॉसिबल है दुनिया में कि ईयर एंड से पहले ऑडिट प्रोसीजर शुरू हो जाए? खुद सोचे। हाँ, इसे बोलते हैं इंटायरम ऑडिट। अब उसमें क्या करते हैं, आपके में सवाल पैदा होगा। हाँ, मैंने नहीं बताना, अभी बाद में बताऊंगा। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में टाइमिंग का मतलब क्या है कि ईयर एंड से पहले प्रोसीजर बाद परफॉर्म करने हैं कि यानी इंटरम ऑडिट पे के फाइनल ऑडिट पे, कौन से इंटरम कौन से फाइनल। एक्सटेंट का मतलब क्या है, कितने प्रोसीजर, कम के ज्यादा। हाँ, अब ये याद रखिएगा, हर एरिया में, आखिरी बात आज की 2 मिनट में, इसके बाद लेक्चर खत्म। हर एरिया का ऑडिट प्लान होता है। डन जी। अब ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, 2 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट, बात खत्म। हर एरिया का ऑडिट प्लान होता है, सेल्स का, परचेज का, डेटर्स का, क्रेडिट का। उस ऑडिट प्लान में 2 बड़े हिस्से, उस ऑडिट प्लान में क्या लिखा जाता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। हर एरिया में क्या लिखा जाता है ऑडिट प्लान में? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। ये प्रोसीजर की 2 बड़ी कैटेगरीज है। नंबर 1, रिस्क असेसमेंट। जैसे डॉक्टर पहले डिसाइड करता है मर्ज की शिद्दत क्या है, उसके बाद टेस्टिंग वेस्टिंग करता है ना, देखिए क्या मसला है, कितना सीवियर मसला है, फिर इलाज करता है। तो हमारे प्रोफेशन में भी 2 फेसेस हैं, पहले टेस्टिंग वेस्टिंग करो, देखो क्या मसला, कितना, फिर इलाज करो। जो टेस्टिंग स्टेज होती है ना, असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, तशखीस करना बीमारी की कि कौन सा एरिया में क्या मसला है, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? हमें किसी जगह पे मसला नजर आएगा, किसी जगह पे मसला नजर नहीं आएगा। डॉक्टर ने पूरा स्कैन किया बॉडी का, उसने कहा भैया ये 2-3 जगह पे मसला है, बाकी नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, इलाज शुरू करो। तो ये जो स्कैनिंग वाला प्रोसेस है, ये क्या है? और जो उसके बाद पता चल जाता है यहाँ यहाँ मसला है, तो फिर उसके वो स्टेज कहलाती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या आपको कैसे पता चला फर्दर ऑडिट? पढ़ा था, शाबाश। फर्दर ऑडिट पिछली टाइम में पढ़ा था। ओके 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 ओके, आप माइंड ही कर जाते हैं ऐसे ना करें। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, आप तो सारा कुछ पता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगली बात नहीं पता होगी आपको। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की भी 2 टाइप्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वाह शाबाश शाबाश शाबाश। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इतनी बात बता ली, अब आखिरी बात बता दूं, ये आपका चैप्टर है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर क्या है? ये आपका चैप्टर 7 है। अगला चैप्टर का नाम क्या है? ये जो अगला चैप्टर 8 है, इसका नंबर क्या है? फ्रॉड रिस्क, वो भी रिस्क असेसमेंट। 7 भी, 8 भी, वो भी रिस्क असेसमेंट है। और उसके बाद कंट्रोल, ये चैप्टर 9 में पढ़ेंगे आप। इसके बाद ये चैप्टर 10 में, समझ रहे? यानी इन शॉर्ट, ये इस कैफ 8 में
ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, किसी भी फर्म में चले जाएं, उससे पूछे किस एरिया का ऑडिट प्लान बनाओ, किस एरिया। एंगेजमेंट पार्टनर कहेगा इन्वेंट्री का बनाओ, आप कहेंगे ये ले इन्वेंट्री का, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, सब प्रोसीजर है। प्रैक्टिकल करने में डिफरेंट होगा, हाँ जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल प्रैक्टिस करने में, क्योंकि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। जाहिर है अगर आप किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, वहां पे इन्वेंट्री के प्रोसीजर परफॉर्म करना लगे, बैंक ब्रांच मैनेजर पकड़ के मारेगा आपको, बोलेगा इधर कोई इन्वेंट्री नहीं बिकती, इधर तो पैसे लेन देन का काम होता है ना। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन एक टिपिकल कंपनी में जो प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं वो आपको परफॉर्म करना आ जाएंगे। और आईकैब आपसे रिक्वायर करता है, और आईकैब क्या करता है, रिक्वायर करता है कि आपको किसी भी एरिया के बारे में बताया जाए तो आप उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता सके। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। 1 मिनट, इस चैप्टर में से केस स्टडी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, रिप्रोडक्शन खास तौर पे ये जो है ना ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप वाला पॉइंट, ये उसका फेवरेट है। हाँ, एक चीज उसने टेस्ट की है एक आध दफा, वो सीफैप पे टेस्ट कर रहा है, लेकिन इधर कैफ में भी करवा देंगे। ऑडिट स्ट्रेटजी एक केस स्टडी बनती है, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रैक्टिस करवा दूं, हालांकि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं करवा दूंगा जी। क्या ये सारा याद करना है जी? ये सारा याद करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।